Hi, thanks a lot everyone for joining. My name is Gulshan Shubham, and I'd like to welcome you on the behalf of our team to meetup number 15 of Dynamics Snap BC India Meetup in Hindi. And आज का topic है cash flow forecast in Dynamics 365 Business Central, and the speaker is Dhaval Bhatt. He's working as advisory consultant for Microsoft Business Application with IBM. So Dhaval, over to you. Okay, okay, Gulshan, thank you so much and welcome everyone. So गुलशन ने जैसे मेंशन किया आज हम कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे इन डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ले जाता हूँ आज के एजेंडा पे. सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. एक तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा इन थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि बेसिकली कैश फ्लो फोरकास्ट होता क्या है, क्यों होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है, लाइक दैट. देन ऑफ कोर्स बिजनेस सेंट्रल के अंदर जो कैपेबिलिटी है कैश फ्लो फोरकास्ट का मॉड्यूल के अंदर, तो उसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती है, कितने लेवल तक की कवर होता है. देन उसमें अगर बात करी जाए तो उसका मतलब कैश फ्लो फोरकास्ट एनालिसिस जो होता है उसके बाद में वो एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट्स हम उसके अंदर देखेंगे. राइट. सो मैं इनिशियली स्टार्टर कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है अभी थोड़ा सा वेट कर ले बिकॉज काफी लोग शायद ज्वाइन कर रहे हैं. गुलशन, शुड वी वेट फॉर अनदर 1 or 2 minutes or should I continue? No, we should continue. I believe we Continue, have yeah. most of the attendees who registered. Yes. Yeah. Yes, okay, no problem. सो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर अगर बात करी जाए कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए, तो सबसे पहले उसका एक लॉजिक आता है कि भाई कैश फ्लो एग्जैक्टली है क्या. उसका अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो अगर आम भाषा में बात करूं तो कैश फ्लो इज नथिंग बट जो हमारे पास टोटल इनकम या तो रेवेन्यूज होते हैं और उसके सामने जो भी हमारे एक्सपेंसेस या खर्चे होने वाले होते हैं, उन दोनों के बीच का जो बेसिक एक डिफरेंस होता है, ये हमको मिलता है या तो हम जनरेट करते हैं थ्रू कैश फ्लो. और ये जो डिफरेंस जो दोनों के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंस टर्मिनोलॉजी की बात करें तो. ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा मंथली सैलरी है 50,000. नाउ मंथ के बिगिनिंग के अंदर ही मैं पूरे मंथ का खर्चा मेरा एंटिसिपेटेड होता है. किसी भी नॉर्मल पर्सन की बात करें, उनका महीने का खर्चा नेचुरली कोई ना कोई एंटिसिपेटेड होता ही है. ठीक है, तो मेरे पास मान लो कि मंथ के शुरुआत में एक 5,000 रुपीज ऑलरेडी पड़े हुए हैं और मेरा 50,000 सैलरी आने वाला है. दैट मीन्स कि मेरे पास महीने की शुरुआत में इन टोटल 55,000 रुपीज एज ए रेवेन्यू या तो फिर मेरे पास बैलेंस होने वाला है. नाउ उसके सामने मेरे पास मेरे कुछ डिफाइंड खर्चे हैं जो कि फिक्स है, कुछ अनएंटिसिपेटेड भी होते हैं. लेकिन फिक्स खर्चे की बात करें तो मान लो मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो मुझे लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, ये हो गया. फिर दूसरा होता है महीने की नॉर्मल ग्रोसरीज रहती है तो वो एक खर्चा है. देन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना रहता है, वो है. सो ये सारे जो है वो ऑलरेडी एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस होते हैं. अच्छा, दूसरा अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस की अगर बात करी जाए तो वैसे ये एग्जांपल इतना अच्छा नहीं है, बट मान लो किसी रीजन की वजह से, कोई इलनेस की वजह से कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो कि बाद में जो एंटिसिपेटेड नहीं है. लेकिन कैश फ्लो फोरकास्ट जो है, ये अगर मैं बात करूं तो मैं महीने की शुरुआत में मैं ये देख लूंगा कि भाई महीने के एंड तक में मेरे पास लिक्विडिटी क्या रहेगा. तो ये बात तो हो गई आसान भाषा में. अब यही चीज मोर और लेस कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि कंपनी का जो भी फाइनेंस मैनेजर है या तो सीएफओ है, उनको एक जो भी पूरा एक महीने का नहीं तो एक पूरे साल का या 6 महीने का या क्वार्टरली जो भी है उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोगों को थोड़ा सा एक लिक्विडिटी चेक करना पड़ता है कंपनी का. अब कंपनी का जो लिक्विडिटी है उसका अगर फाइनेंशियल टर्म्स में हम या तो अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो लिक्विडिटी ये होता है कि ऑन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का जो एक सॉल्वेंसी बोल सकते हैं या तो कंपनी की जो कैपेसिटी होती है टू मीट अप द लायबिलिटीज, तो वो जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी.
राइट। सो ये होता है काम कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को या तो फिर सीएफओ को देखना। अब इस चीज के लिए कंपनी मोर और लेस दो चीजों पे मतलब रिलाई करती है। एक चीज है कि कंपनीज जो है उनका खुद का एक जीएल बजट बनाती है, जो कि लास्ट सेशन में गुलशन ने कवर किया था कि जीएल बजट्स जो है वो कंपनी को एक एंटिसिपेटेड खर्चे या तो इनकम के बारे में एडवांस में एक वैल्यू देता है, या तो एक उनके पास पूरा क्या बोल सकते हैं कि एक अगर आसान भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उनको पहले से पता होता है कि हाँ भाई इतने पीरियड के अंदर मेरे पास ये मेरे इन टोटल खर्चे हैं और इतने मेरे पास इन टोटल रेवेन्यूज होने वाला है। सिमिलरली ये जो कैश फ्लो फोरकास्ट है, ये कैश फ्लो फोरकास्ट को सेकेंडरी बजट भी बोलते हैं। अब सेकेंडरी बजट इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम जीएल बजट क्रिएट करते हैं उसमें हम जो कंपनीज है वो सारा जो उनका इनकम और एक्सपेंसेस का जो पूरा एंट्रीज है वो मैन्युअली करते हैं। अब कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो के अंदर सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा, उसके बेसिस पे सिस्टम हमको डेटा डिराइव करके दे देगा। तो एक तो हो गया जो कि कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद एंट्रीज करते हैं, दैट इज जीएल बजट, और दूसरा हो गया कैश फ्लो फोरकास्टिंग, राइट। तो ये है बेसिक लॉजिक। अभी अगर हम बात करें बिजनेस सेंट्रल के अंदर या तो फिर एनएवी के अंदर, तो कैश फ्लो जो फोरकास्ट हमें सिस्टम जनरेट करके देता है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है, मतलब कि उसका इनपुट सोर्स क्या है, राइट। तो इनपुट सोर्स के अंदर आप यहाँ पे अगर देखो तो अपर साइड के अंदर एज ए कैप्शन जो है ये सारे रेवेन्यू टाइप्स है, लिक्विड फंड्स, रिसीवेबल्स, प्रोजेक्टेड सेल्स ऑर्डर्स, प्रोजेक्टेड सर्विस ऑर्डर्स, फिक्स एसेट डिस्पोजल, मतलब कि एसेट जब भी सेल करेंगे या तो डिस्पोज करेंगे तो उसका कोई ना कोई एक रिटर्न मिलेगा, उसका एज ए वैल्यू मिलेगा कंपनी को। देन कैश फ्लो मैन्युअल रेवेन्यूज एंड जॉब्स। सिमिलरली जो सारे एक्सपेंसेस है, सो वो सारे एक्सपेंसेस के लिए मोर और लेस एक तो जीएल बजट बनता है, ज्यादातर एक्सपेंसेस के लिए, रेवेन्यूज के लिए भी बनता है, लेकिन एक एंटिसिपेटेड जो भी रहता है वो जीएल बजट्स बनते हैं एक्सपेंसेस के लिए। देन पेएबल्स, एंटिसिपेटेड या तो फोरकास्टेड परचेज ऑर्डर्स, फिक्स एसेट बजट। फिक्स एसेट बजट में मैं थोड़ा सा आपको आगे जब एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिक्स एसेट बजट किस तरह से होता है, लेकिन अभी के लिए इतना मान के चलो कि कंपनी ने एक डिसाइड किया है कि भाई हम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हम ये एसेट परचेस करने वाले हैं, तो उसका हमारे पास कंपनी के पास कॉस्ट एक्स अमाउंट रहने वाला है, चाहे 10 लाख हो 20 लाख हो जो भी है, ठीक है। दूसरा एक है कैश फ्लो मैन्युअल एक्सपेंसेस, ये भी एक इसका पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ओवरऑल मॉड्यूल कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर एक तो है कैश फ्लो मैन्युअल रेवेन्यूज एंड दूसरा है कैश फ्लो मैन्युअल एक्सपेंसेस, उसका एक टाइप आता है। एंड एक ये जो टाइप है ये बिजनेस सेंट्रल में इंट्रोड्यूस हुआ है नया। अब इसके अंदर सिस्टम क्या करता है कि टैक्स एंट्रीज, मतलब लोकलाइजेशन के बेसिस पे, जो हम जिस भी लोकलाइजेशन का है, चाहे यूएस का हो गया तो टैक्स लेजर एंट्रीज बनेगा, और अगर नॉर्मल दूसरा कोई है जैसे W1 लोकलाइजेशन हो गया जो कॉमन है जिसमें वीएटी चलता है तो उसमें वेट एंट्रीज होता है। तो या तो टैक्स एंट्री या तो वेट एंट्रीज के बेसिस पे सिस्टम जो है डेटा कैप्चर करके लाता है एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। सो ओवरऑल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ से ये पोर्शन जो है पूरा, ये यहाँ से पूरा डेटा जो है ये डेटा सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इनपुट हो चुका है किसी ना किसी तरह से, और इसके सामने हमको फोरकास्ट मिल रहा है। सो ये एक थोड़ा सा थ्रू डायग्राम हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये थोड़ा इजीली समझ में आए, राइट। तो ये हो गया ओवरऑल फ्लो या तो इनपुट सोर्स जो बोल सकते हैं फॉर कैश फ्लो फोरकास्टिंग, राइट। अच्छा, अभी हम सीधा सिस्टम का जो कैपेबिलिटी है उसको मैं बिजनेस सेंट्रल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि किस तरह से सिस्टम में वर्क करता है। सो ये जो रोल सेंटर है वो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब अकाउंटेंट का रोल सेंटर रखा हुआ है।
सो आप देख सकते हो नेचुरली सारे फाइनेंस रिलेटेड मेनूज हमको ज्यादा दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कैश मैनेजमेंट जो मेन ग्रुप है उसके अंदर हमको कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए कुछ मेनू एक्शंस मिलेंगे। जैसे आप ये नोटिस करो, कैश फ्लो फोरकास्ट, चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट, कैश फ्लो मैनुअल रेवेन्यूज एंड कैश फ्लो मैनुअल एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको आगे डायग्राम में पहले दिखाया कि ये इस तरह से है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चारों चीजें है क्या। ऑन टॉप ऑफ दिस ये सारों के ऊपर जैसे नॉर्मल किसी भी मॉड्यूल में अभी है बिजनेस सेंट्रल के अंदर या तो एनएवी के अंदर कि कुछ ना कुछ सेटअप रहता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑन टॉप ऑफ दिस हमारे पास एक सेटअप रहता है फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट। ओके, सो चार्ट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, ये एक काइंड ऑफ एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ही है, जैसे हमारा नॉर्मल जनरल लेजर अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। सिमिलरली कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रहता है, दैट इज कॉल्ड द चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट। फिर ये जो है मैनुअल एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड कैश फ्लो फोरकास्ट, ये तीनों काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस है अगर हम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो। एंड सबसे ऊपर आता है हमारे पास कैश फ्लो सेटअप। राइट, सो ये है एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको कैश फ्लो सेटअप के थ्रू आगे लेके जाता हूं, लेकिन कैश फ्लो सेटअप के लिए भी हमारे पास एक बेसिक इनपुट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टैगिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर कैश फ्लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट्स का टैगिंग किया हुआ है। तो कैश फ्लो सेटअप करने से पहले हमारा एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रेडी होना चाहिए, जो कि चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो है, जैसे रिसीवेबल्स के लिए कैश फ्लो अकाउंट कौन सा रहेगा, पेएबल्स के लिए कैश फ्लो अकाउंट कौन सा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इसके अंदर टैगिंग हो रहा है। और दूसरा चीज है, यहाँ पे हम एक जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर चलता है, किसी भी चीज के लिए हम एक डिफाइंड या स्टैंडर्ड नंबर सीरीज टैग करते हैं। सो दिस इज द नंबर सीरीज, राइट। नाउ मैं आपको वापस से कैश मैनेजमेंट मेनू में से आपको लेके चलता हूं चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट, बिकॉज ये दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। ये सबसे पहला स्टेप होने वाला है जिसके थ्रू सिस्टम आपको अल्टीमेटली थ्रू रिपोर्ट एंड ऑल्सो थ्रू चार्ट आपको कैश फ्लो फोरकास्ट का डेटा दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट्स क्रिएट किया हुआ है। अभी मैं किसी भी एक, जैसे मैं रिसीवेबल्स के अंदर जाता हूं, जैसे नॉर्मल एक सेट ऑफ फील्ड्स रहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, मेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए। सिमिलरली कैश फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए भी सेट ऑफ फील्ड्स है, नंबर, डिस्क्रिप्शन, ये कॉमन है। अकाउंट टाइप, अब जैसे नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए हमारे पास टाइप्स है, सिमिलरली यहाँ पे भी अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप के अंदर है हेडिंग, बिगिन टोटल, एंड टोटल, टोटल एंड एंट्री टाइप। अब नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइप होता है पोस्टिंग टाइप, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट में या जीएल एंट्री जनरल लेजर अकाउंट पे हमारा फाइनेंशियल पोस्टिंग होता है, सो दैट इज द पोस्टिंग टाइप। और यहाँ पे जो है वो कैश फ्लो का एक लेजर एंट्री बनता है। जैसे नॉर्मली अक्रॉस द सिस्टम हमारे पास एंट्रीज बनते हैं, जैसे जनरल लेजर एंट्री हो गया, आइटम लेजर एंट्री हो गया, वैल्यू एंट्री हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक एंट्री बनता है जो कि बनता है फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट, और उसी के बेसिस पे सिस्टम हमें रिपोर्ट के अंदर डेटा दे सकता है। सो दैट इज द टाइप। अब अगर मान लो हमने कहीं पे भी, जैसे नॉर्मल होता है कि हेडिंग या बिगिन टोटल रखा है तो उसका एक एंड टोटल होगा, और टोटल के लिए हमें कोई टोटली अकाउंट्स अगर सेट करने हैं दैट वी कैन डू। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सिमिलर ही चलता है। सो दैट इज फाइन। ब्लॉक्ड, ऑब्वियसली अगर हमें ये इसको ब्लॉक करना है हम कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोर्स टाइप। अब सोर्स टाइप, यहाँ पे जितने भी सोर्स टाइप दिए हुए हैं, सिस्टम इन सारे सोर्स टाइप्स के बेसिस पे डेटा को क्लब करके या क्लासिफाई करके हमें कैश फ्लो फोरकास्ट के अंदर
डेटा दिखाता है। एक एक करके मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ किस तरह से चलता है। रिसीवेबल्स ऑब्वियस है कि हमारे जितने भी कस्टमर के पास से पेमेंट्स आने बाकी है कंपनी के लिए, मतलब कि ओपन रिसीवेबल्स जितने भी है वो सारे ही रिसीवेबल्स के अंदर काउंट होंगे। अगर बिजनेस सेंट्रल की बात करें तो जितनी भी ओपन कस्टमर लेजर एंट्रीज है वो सारी यहाँ पे मिलेगी। सिमिलरली पेएबल्स, जितनी भी ओपन वेंडर लेजर एंट्रीज है वो सारा क्लब होके हमें यहाँ पे मिलेगा। लिक्विड फंड्स, अब लिक्विड फंड्स के अंदर मैं थोड़ा सा आपको और डीप में ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन लिक्विड फंड्स वो है जो कि सीधा सीधा हमें हमारा सिस्टम का जो जनरल लेजर अकाउंट का बैलेंस है वो बैलेंस ही सीधा हमें एज ए लिक्विड फंड डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फंड्स ये होते हैं जो कि सीधा सीधा हम उसको एनकैश कर सकते हैं, मतलब कि हमारा कंपनी का कैश बैलेंस, जो हमारा कंपनी का करंट अकाउंट या तो सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है वो हो गया। थर्ड होता है कि ऐसे कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स कंपनी के लिए जो कि सीधा सीधा लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो भी अकाउंट्स है वो हम लिक्विड फंड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सो लिक्विड फंड्स सीधा सीधा जैसे मैंने बताया जीएल अकाउंट का बैलेंस मैप करेंगे। देन कैश फ्लो, या जस्ट बस मैं एक चीज रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ, जैसा धवल ने बताया कि यहाँ पे जितने भी सोर्स टाइप है ना, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होना, इफ यू अंडरस्टैंड कि हर एक सोर्स टाइप का मतलब क्या है, रिसीवेबल्स, पेबल्स, लिक्विड फंड, कैश फ्लो, मैनुअल एक्सपेंस, इसमें डेटा किधर से आ रहा है। जैसे धवल ने बताया कि रिसीवेबल्स मतलब ओपन कस्टमर लेजर एंट्रीज। तो ये जितने भी टाइप है ये आप अच्छे से समझ लेना। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, इट मींस कि आप 90% कैश फ्लो आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पे ही। उसके बाद जो है ना वो सिर्फ सिंपल ट्रांजैक्शंस है, नथिंग एल्स। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे टाइप क्लियर हैं, तो 90% ऑफ द कैश फ्लो इज क्लियर, आप ये मान के चल सकते हो। तो इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप स्पेसिफिकली पूछ ही लेना। ओके धवल। या थैंक यू गुलशन। तो बिल्कुल गुलशन ने जैसे एक्सप्लेन किया कि दिस इज द हार्ट। तो ये सारे टाइप्स जो है वो टाइप्स समझने जरूरी है, क्योंकि हम कहीं पे भी किसी भी क्लाइंट के लिए हमने कैश फ्लो इंप्लीमेंट करना है, सो हमें क्लाइंट को ये सारे टाइप्स का मीनिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबसे पहले कि इतने सारे टाइप्स क्यों हैं और हर एक के अंदर किस तरह का डेटा सिस्टम कैच करके लाएगा, ठीक है। सो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा था लिक्विड फंड्स मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर या तो सीएफओ या सीए जो भी है उनको सिर्फ ये लिक्विड फंड्स समझ में आ जाएगा और वो सामने में से बता देंगे कि भाई हाँ इतने अकाउंट्स हो सकते हैं फॉर सिलेक्शन, राइट। देन कैश फ्लो मैनुअल एक्सपेंस एंड कैश फ्लो मैनुअल रेवेन्यू। अब दोनों के लिए मैं एक बता देता हूँ कि मैनुअल एक्सपेंस और रेवेन्यू क्यों है। ये ट्रांजेक्शन है सिस्टम के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट, लेकिन ये क्यों करना है। जैसे नॉर्मल केस में रहता है कि हम कैश फ्लो फोरकास्ट जो है, अब देखो आप वर्ड है फोरकास्ट, मतलब कि फ्यूचर का जो भी है रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस उसको हम अभी से एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम फोरकास्ट कर रहे हैं। अब जो फ्यूचर में रेवेन्यूज या तो एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसके नॉर्मली कंपनीज ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करते हैं इन एडवांस। कुछ केसेस के अंदर करने भी पड़ते हैं, बट दैट इज केस टू केस बेसिस। लेकिन नॉर्मल सिनारियो के अंदर वो सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो सिस्टम के अंदर पोस्ट नहीं होते हैं, उनकी लेजर एंट्रीज क्रिएट नहीं होती है बिफोर दे एक्चुअली अकर, ठीक है। तो कंपनी के लिए जो भी फोरकास्टेड एक्सपेंसेस या तो इनकम्स है वो उसको एज अ कैश फ्लो फोरकास्ट या तो फ्यूचर रेवेन्यू या एक्सपेंस के लिए एंटिसिपेट करने के लिए इसका मैन्युअल एंट्री कर सकते हैं। अब दोनों ही केसेस के अंदर मैं आपको आगे दिखाता हूं, एंट्री भी किया हुआ है और उसमें किस तरह से चलता है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी एक होता है जैसे अपने पास नॉर्मल सिस्टम के अंदर है वन टाइम ट्रांजेक्शन होता है और दूसरा टाइप रहता है रिकरिंग ट्रांजेक्शंस, राइट। सो जो भी जर्नल्स क्रिएट होते हैं वो रिकरिंग होते हैं या तो सिंगल टाइम होता है। तो दोनों ही तरीके से एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो है वो मैन्युअल हम क्रिएट कर सकते हैं और दोनों का ही रिस्पेक्टिव जो इम्पैक्ट आएगा वो फोरकास्ट के अंदर हमको मिल जाएगा। सेल्स ऑर्डर्स जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जितने भी सेल्स ऑर्डर्स जो कि फुल्ली इनवॉइस्ड नहीं है वो सारे ही सेल्स ऑर्डर्स के वैल्यू का
टोटल होके हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हाँ, टोटल का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल वैल्यू लाके सिस्टम हमको दे देगा। हाँ, उसके सारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी हमको दिखेंगे कि हाँ भाई इतने सेल्स ऑर्डर्स है। सिमिलरली जितने भी पेंडिंग परचेज ऑर्डर है उसका वैल्यूज हमको मिलेगा। देन फिक्स एसेट बजट एंड फिक्स एसेट डिस्पोजल। जब मैंने थोड़ा सा अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि जो भी कंपनी का एंटिसिपेटेड है कि भाई हमें 2 महीने बाद 1 महीने बाद हमें एक एसेट परचेस करना है, तो उसका जो है ये फिक्स एसेट कार्ड के ऊपर ही हमारे पास एक बुलियन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थ्रू दैट हमें ये वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली फिक्स एसेट डिस्पोजल जो भी है उसका एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कौन सा डेट और कितना वैल्यू रहेगा वो हम बिगिनिंग में डिफाइन कर सकते हैं ऑन ऑफ कोर्स ऑन फिक्स एसेट कार्ड। तो वहां से हमें डेटा मिल जाएगा। सर्विस ऑर्डर्स लाइक सेल्स ऑर्डर, सिस्टम में जो सर्विस मॉड्यूल है उसके अंदर के जितने भी नॉट फुल्ली इनवॉइस्ड जितने भी पेंडिंग सर्विस ऑर्डर्स है उसका हमें सिस्टम डेटा दिखाएगा। जीएल बजट जो लास्ट सेशन में गुलशन ने एक्सप्लेन किया था, पूरा जो जीएल बजट किस तरह से जनरेट होता है, तो वो सारे ही जो बजटेड एंट्रीज है वो हमें मिल सकती है। देन जॉब्स, टैक्स का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। टैक्स लेजर एंट्रीज या तो वेट एंट्रीज के थ्रू सिस्टम हमें डेटा फैच करके देता है। अज्योर एआई, अब अज्योर एआई के लिए हम थोड़ा सा अभी बाद में मतलब कि अभी के लिए ये बहुत इनिशियल स्टेज में ये इतना एक तो ये है कि एडवांस फीचर हो जाएगा, नंबर 1। सेकेंडली अज्योर एआई अगर हमें यूज करना है देन हमारे पास सिस्टम के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए, बिकॉज अज्योर एआई लिखा है मतलब एआई खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है खुद को कि भाई एआई होता क्या है, मतलब कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको कि सिस्टम प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे हमें एक ट्रेंड दिखा सकता है या तो उसका पैटर्न दे सकता है और उसके बेसिस पे डेटा लेके आएगा। तो अज्योर एआई को मैं अभी के लिए स्किप करूंगा, ठीक है। सो ये सारे हो गए टाइप्स। तो मेजोरिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो भी रहेंगे वो रहेंगे जॉब्स तक के सारे ट्रांजैक्शंस जिसका कि डेटा नॉर्मल एक फोरकास्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये रहे इसके सोर्स टाइप। अभी ये तो टाइप था रिसीवेबल्स जिससे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। अब जो लिक्विड फंड्स है, लिक्विड फंड्स का मैं आपको जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो दिखा देता हूँ। अच्छा धवल, जस्ट मोमेंट। हाँ। जैसा अज्योर एआई पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अज्योर एआई जैसा धवल ने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट चीज हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन में इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अगेन ये इतना डेटा हमें कम से कम 1 साल का हिस्टोरिक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें से कि एक कस्टमर्स वेंडर से रिपीटेड ट्रांजेक्शन होंगे तब जाके, क्योंकि एआई इज नथिंग बट इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा, स्मार्ट एनफ टू गिव प्रॉपर सजेशंस एंड एनालिटिक्स। तो अभी हमारे पास वो नहीं है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इनिशियली जब इसको लॉन्च किया है तो उन्होंने यही बोला, इसको आए हुए तो टाइम हो गया काफी ज्यादा, जब से बिजनेस सेंट्रल आया ऑलमोस्ट तब से आ गया है, किसी एक अपडेट में उन्होंने डाल दिया था, बट अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है और उसके बेस्ड पे ये लोग इसमें एनहांसमेंट्स कर रहे हैं। बट वी हैव नॉट पर्सनली टेस्टेड इट। जितना डेटा डेमो में होता है ना क्रोनस कंपनी में, उसके हिसाब से किया, बट क्या है कि वहां पे वो मैसेज ही आ जाता है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट डेटा। अगर आप एआई से रन भी करोगे ना तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है टू टेक एनी डिसीजंस। तो वहां से हमने फिर डेटा डाला और भी डेटा डाला, लेकिन हमें समझ में आ गया कि क्लाइंट के डेटाबेस पे कॉपी करके हमको टेस्ट में उसको चेक करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम उसको शो नहीं कर सकते हैं। बट आप चाहो तो एक बार ट्राई करना, लेकिन एक्सपेक्टेड ऐसा ही है। और मैंने कुछ ब्लॉग्स में ऐसा ही देखा है कि वो सिर्फ ऐसा करेगा जैसे कि आप किसी कस्टमर से आपको पेमेंट आता है, 30 डेज का पेमेंट का पीरियड है, लेकिन इट ऑलवेज गेट डिलेड 5 डेज 10 डेज, ऑलवेज, लाइक आउट ऑफ 10 9 बार तो ऐसा ही होता है। तो एआई जब ऑन रहेगा तो वो उस डेटा से लर्न कर लेगा कि इस कस्टमर का 30 डेज का पेमेंट टर्म्स है, लेकिन ये हमेशा 40th डे में पेमेंट कर रहा है। तो अब जब आप कैश फ्लो रन करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, 40 डेज का कंसीडर करके आपको सिस्टम में दिखाएगा।
क्योंकि वो डेटा से लर्न करके आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है. So this is what AI will do. This is one example. Similarly, it will do for all the modules. Yes, Saval, you can proceed. Yeah, okay. Okay, so thank you. So अब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि लिक्विड फंड्स, तो लिक्विड फंड्स के लिए हमें एक सेट ऑफ जीएल्स मैप करने पड़ेंगे, जिनका कि एक्चुअल डेटा, जो एक्चुअल एंट्रीज पोस्ट हुई है सिस्टम के अंदर, वो सारी एंट्रीज हमको सिस्टम दिखाएगा. सो सोर्स टाइप रहेगा मेरा लिक्विड फंड्स. हाँ, अब इसके साथ साथ में हमारे पास दो और फील्ड्स है. एक तो है जीएल इंटीग्रेशन एंड दूसरा है अकाउंट फिल्टर. तो जितने भी सोर्स टाइप है जहां पे कि हम एक्चुअल जीएल का डेटा लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड्स. दूसरा एग्जांपल रहेगा जीएल बजट्स. तो ऑब्वियस है जीएल बजट्स है तो जीएल का डेटा हमें चाहिए. सो इन दिस केस जीएल इंटीग्रेशन में हमें सिस्टम क्या दिखाएगा, तो सिस्टम हमें लिक्विड फंड्स के अंदर ऑब्वियसली जो एक्चुअल बैलेंस है उस अकाउंट्स के अगेंस्ट में वो बैलेंस देखना है. सो ये एक्चुअल बैलेंस रहेगा. एंड अकाउंट फिल्टर मतलब कि कितने अकाउंट्स है जो कि एज अ लिक्विड फंड हमने डिफाइन किए हुए हैं. तो नॉर्मल केस में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, कैश, बैंक और अदर्स जितने भी अकाउंट्स है जो कि सीधे सीधे लिक्विडेटेड हो सकते हैं, वो सारे अकाउंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं. जस्ट अ मोमेंट. या सिमिलरली अगर हम जीएल बजट का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा तब तक में. सो जीएल बजट्स के अंदर भी हमें सेम मिलेगा कि भाई जीएल बजट्स हम सोर्स टाइप ले रहे हैं, तो एक तो उसका जैसे बजट टाइप था उसी तरह से हमें बजट टाइप सिलेक्ट करना रहेगा और कितने जीएल का हमें बजट एज अ फोरकास्ट हमें लेना है सिस्टम के अंदर. तो वो सारे ही जो एंट्रीज है वो हमें मिल सकती है. तो अगेन इन नॉर्मल केसेस जीएल बजट्स का भी हम जब भी एग्जांपल लेंगे या तो जीएल टैग करेंगे, तो वो जीएल्स रहने चाहिए इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस टाइप के अकाउंट्स, इनकम या तो एक्सपेंस टाइप के. ओके, आई थिंक दिस इज टेकिंग टू मच टाइम. Other will try to open an incognito, a private mode for this. Yeah, okay. आई थिंक थोड़ा सा ON, right? yeah. Okay.
So I think this is a different. Okay, so I think we have it. So मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि लिक्विड फंड्स जो है, तो लिक्विड फंड्स के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स हम टैग करेंगे. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, yes, Dhaval. ओके, थैंक यू गुलशन. ओके, सो मैंने यहाँ पे मेरे जो अकाउंट्स है 29102 2920 टू अकाउंट्स. राइट. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दो अकाउंट्स जो है कैश एंड बैंक LCY, ये दो अकाउंट्स हमने एज अ लिक्विड फंड टैग किए हैं. राइट. सिमिलरली हम अगर चेक करें GL बजट, सो अगेन सोर्स टाइप रहेगा मेरा GL बजट. नाउ GL बजट है तो मुझे इंटीग्रेशन देना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन टाइप क्या रहेगा. तो बजट है, ऑब्वियसली हम बजट चेक करेंगे, तो टाइप मेरा रहेगा बजट. एंड मेरा अकाउंट फिल्टर रहेगा कि कौन कौन से अकाउंट मुझे जिसपे कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बजट बनाया हुआ है, जिसको कि हमें एज अ फोरकास्ट लेना है. सो अगेन मैं इसमें इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम जब एग्जीक्यूट करेंगे फोरकास्ट उसका, तब हमें ये इंफॉर्मेशन मिलना ही है. ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया कैश चार्ट ऑफ कैश फ्लो अकाउंट, मतलब कि सारे जितने भी अकाउंट्स है जो कि हमें क्रिएट करने हैं वो सारे हम ले लेंगे. अगेन मैन्युअल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, सेल्स ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर, ये सारे टाइप के एक एक एटलीस्ट एक एक अकाउंट जो है वो मैं क्रिएट करके मैंने यहाँ पे दिखाया है. अब ये क्रिएट क्यों किए हैं? क्योंकि उसका टैगिंग है. जैसे मैं आपको फर्स्ट लेके गया था कैश फ्लो सेटअप के ऊपर. सो यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स है, रिसीवेबल्स कैश फ्लो अकाउंट, पेएबल्स कैश फ्लो अकाउंट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, FA बजट, FA डिस्पोजल, जॉब्स एंड टैक्स के लिए, तो ये सारे ही अकाउंट्स जो है वो हमने वहां पे बनाए हुए हैं एंड देन यहाँ पे हमने टैग किए हैं. राइट. सो ये पोर्शन हो गया एक बेसिक मास्टर जो कि मस्ट है एंड अ बेसिक सेटअप. अब आता है एक ट्रांजैक्शन टाइप मैन्युअल रेवेन्यूज या तो एक्सपेंसेस का. ठीक है, सो मैन्युअल रेवेन्यूज में अगर हम जाए, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडिटेबल पेज है. यहाँ पे सीधा ही एंट्री करना है, एक डिस्क्रिप्शन दे देना है. हम डेट हो गया, जिस डेट पे एंटिसिपेटेड रेवेन्यू जनरेट होना है उसका अमाउंट हो गया. दूसरा एक टाइप रहता है रिकरेंस टाइप, मतलब कि ये जो रेवेन्यू या तो एक्सपेंस है, क्योंकि दोनों का पेज लेआउट सिमिलर है, जैसे रेवेन्यू का है सिमिलर एक्सपेंसेस का है. सो रेवेन्यू जो है उसका रिकरेंस टाइप क्या है? अगर ब्लैंक है तो उसको सिस्टम वन टाइम कंसिडर करेगा. अगर रिकरेंस टाइप है तो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या तो ईयरली, जो भी टाइप है उसका वो हमें देना है. एंड देन एंड बाय, मतलब कि ये जो अगर रिकरेंस टाइप है, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है नवंबर एंड दिसंबर 21 के लिए. सो इंटरेस्ट इनकम है, एंटिसिपेटेड है, डेट एक रहेगा, मंथली नेचर है, मंथली 20,000, और उसका एक एंड डेट रहेगा कि कब तक ये चलेगा. ओके. सो सिमिलरली अगर मैं जाऊं मैन्युअल एक्सपेंसेस पे, सेम चीज हमें सेम लेआउट के अंदर मिलेगा कि इस तरह से चलेगा ये. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने रेवेन्यू के अंदर एंड डेट नहीं दिया है. दैट मीन्स कि
तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन चाहे जो भी लिखा है, लेकिन जब तक उसका एंड डेट नहीं रहेगा तब तक जितना भी एंट्रीज हम मतलब कि फोरकास्ट क्रिएट करेंगे जितने पीरियड के लिए, उतने सारे ही पीरियड के लिए वो मिलता जाएगा। और एक्सपेंस के लिए मैंने एंड डेट दिया हुआ है कि ये रहेगा मंथली और ये रहेगा मार्च 22 तक, राइट? ओके। एंड अब जो आता है हमारा कि फोरकास्ट हम सिस्टम के अंदर जनरेट कैसे करेंगे। सो उसके लिए मेनू ऑप्शन है कैश फ्लो फोरकास्ट्स। अगेन एक कैश फ्लो फोरकास्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। फॉर अभी डिपेंड्स अपॉन ये फैक्ट बॉक्स के अंदर भी डेटा हमें मिलेगा, मैं आपको उस पर आगे बताता हूँ किस तरह से आता है। लेकिन सिस्टम के अंदर कैश फ्लो फोरकास्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको जिस तरह से भी जितनी भी बार कैश फ्लो फोरकास्ट जनरेट करना है, दे कैन डू इट। ओके, सो अगेन एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है कैश फ्लो फोरकास्ट का नंबर, ये जो नंबर है जो हमने सेटअप में नंबर सीरीज टैग किया था वहां से बाय डिफॉल्ट लेके आता है। सो नंबर सीरीज से नंबर आ गया, उसका एक डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन अगर कुछ देना है तो देन क्रिएशन डेट बाय डिफॉल्ट आएगा, क्रिएटेड बाय सिस्टम यूजर हो जाएगा। जीएल बजट फ्रॉम, मीनिंग कि जब भी हम इस कैश फ्लो फोरकास्ट कार्ड से कोई भी कैश फ्लो फोरकास्ट एंट्रीज जनरेट करेंगे, उसमें जीएल बजट का जो एंट्रीज है वो कौन से पीरियड के लिए हमें सिलेक्ट करना है, कौन से पीरियड का कंसीडर करना है, वो पीरियड हम यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर नाउ मैंने अक्टूबर टू दिसंबर दिया है फॉर 1 क्वार्टर। एंड मैनुअल पेमेंट्स फ्रॉम एंड टू, मतलब कि जो हमने मैनुअल एंट्रीज क्रिएट किया है रेवेन्यू का और एक्सपेंस का, वो सारे ही हम कौन से पीरियड के लिए हम कंसीडर करना चाहते हैं, तो उसका एक डेट रेंज आ जाएगा। एंड अगेन बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा जीएल बजट कौन सा रहेगा, अगर एक है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट, और दूसरा जो है मैं आपको आगे जो प्रोसेस में है उसमें ज्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। सो ये एक बेसिक इनपुट हो गया टू क्रिएट कैश फ्लो फोरकास्ट। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है उसमें से हमें फिल्टर मिलेगा डेटा जो कि हम मैनुअल एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और जीएल बजट के लिए ले रहे हैं। ये बुलियंस मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से आ रहा है। ओके, नाउ पेज पे एक्शन है प्रोसेस एंड वी हैव कैश फ्लो वर्कशीट, राइट? सो जैसे सिस्टम में अदर वर्कशीट वर्क करता है, जैसे प्लानिंग वर्कशीट हो गया फॉर एग्जांपल, तो प्लानिंग वर्कशीट में भी जिस तरह से नॉर्मल वर्कशीट वर्क करता है सिस्टम के अंदर, सिमिलरली एक बैच जॉब है जो कि दिया हुआ है टू जनरेट द एंट्रीज इन अ बल्क। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास प्रोसेस के अंदर ऑप्शंस है मल्टीपल, जिसमें कि वन ऑफ द ऑप्शन इज सजेस्ट वर्कशीट लाइंस, मतलब कि हमने जितना भी अभी तक का डेफिनेशन किया है उसके बेसिस पे सिस्टम हमें एंट्री सजेस्ट करके देगा। सो अगर हम इसको रन करें तो आप यहाँ पे देखो एक हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ऑप्शंस जो है सिस्टम में वो रहेगा कि कौन से कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए हमें एंट्रीज जनरेट करना है। सो बाय डिफॉल्ट दिस इज सिलेक्टेड। अब ये जो सारे बुलियंस है ना, ये सारे सोर्स टाइप है, जितने भी सोर्स टाइप हमने देखे थे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कैश फ्लो के, वो सारे ही हमें कौन कौन से सोर्स टाइप सिलेक्ट करने हैं वो सारे बुलियंस दिए हुए हैं। लिक्विड फंड्स, रिसीवेबल्स, सेल्स ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप यहाँ तक का अगर देखोगे, लिक्विड फंड्स से लेके कैश फ्लो, मैनुअल रेवेन्यूज तक का, ये सारा मोर और लेस रेवेन्यू टाइप्स है। एंड देन पेएबल से लेके आप ऑलमोस्ट जीएल बजट तक, ये सारा मोर और लेस एक्सपेंस टाइप है। प्लस इसके बाद आता है जॉब्स, टैक्सेस एंड एआई फोरकास्ट, जैसे पहले एक्सप्लेन किया था। और एक लास्ट बुलियन ऑप्शन है कि भाई ग्रुप बाय डॉक्यूमेंट टाइप। अब ग्रुप बाय डॉक्यूमेंट टाइप यही है कि यहाँ पे सोर्स टाइप के अंदर हमारे जितने हमने सिलेक्ट किए हैं ऑप्शंस, उसी के बेसिस पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स टाइप रहेंगे सिस्टम के अंदर, उनको एक क्लासिफाई करके, उनको एक ग्रुपिंग करके सिस्टम एंट्रीज हमको दिखाएगा और जनरेट करेगा। सो मैं एक सीधा सीधा एंट्री जनरेट कर देता हूं, राइट? ओके, सो अगर एंट्री जनरेशन के अंदर मान लो कोई भी वार्निंग्स या तो कोई एरर्स है, जहां पे कि कुछ गलत डेफिनेशन हो गया है कहीं पे, तो वो
अगर कोई वार्निंग या तो एरर मैसेज होगा, ये हमें फुटर पैन के अंदर दिखेगा यहाँ पे। और अगर हम मेन लाइंस की बात करें तो लाइंस में आप नोटिस करो सोर्स टाइप, राइट। तो सोर्स टाइप के अंदर आप देखोगे फर्स्ट 2 लाइंस जो है हमारे, ये है लिक्विड फंड्स, राइट। सेकेंडली है रिसीवेबल्स। तो जो सीक्वेंस के अंदर हमने रिक्वेस्ट पेज के अंदर बुलियन सिलेक्ट किए है, उस सीक्वेंस के अंदर हमें डेटा मिलता जाएगा। सो फील्ड में फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश फ्लो डेट, अब ये जो कैश फ्लो डेट है, ये डेट का भी एक लॉजिक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से चलता है। तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी ये पूरा एक टेबुलर स्ट्रक्चर में अच्छे से दिया हुआ है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ किस तरह से चलता है। कैश फ्लो डेट मतलब कि लिक्विड फंड्स जो भी है उसके लिए सिस्टम का जो वर्क डेट होगा वही होगा कैश फ्लो डेट। अब चेक करते हैं वर्क डेट क्या है। अब देखिए सिस्टम का वर्क डेट है 2 अक्टूबर। सो जितने भी लिक्विड फंड्स है वो वर्क डेट के बेसिस पे उसका एज ऑन बैलेंस जो होगा वो सिस्टम लाके देगा, दैट इज लिक्विड फंड्स। देन आता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के अंदर जो कैश फ्लो डेट होगा वो नॉर्मल केस के अंदर ट्रांजेक्शन का या इस केस में कस्टमर लेजर एंट्री का जो ड्यू डेट होगा वो ड्यू डेट रहेगा हमारा कैश फ्लो डेट। सिमिलरली जाएंगे अगर पेएबल्स के अंदर, तो अगेन पेएबल्स के अंदर भी सेम चीज है कि जो वेंडर लेजर एंट्री का जो ड्यू डेट रहेगा नॉर्मल केस में वो कैश फ्लो डेट रहेगा। परचेज ऑर्डर, अगेन परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर हेडर पे जो ड्यू डेट हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वही डेट सिस्टम कंसीडर करके लाएगा फॉर परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। एंड फिक्स एसेट बजट डिस्पोजल, ये इस पे मैं आपको एग्जांपल में आगे बताता हूँ कि किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने 2 एसेट बनाए हैं जिसमें कि एक को मैंने बजटेड एसेट रखा है, दूसरे का मैंने एंटिसिपेटेड डिस्पोजल किया हुआ है। ओके, सो उन दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे हमें अमाउंट के अंदर दिखेगा, राइट। एंड मैन्युअल एक्सपेंसेस, अब आप देखोगे यहाँ पे कि मैन्युअल एक्सपेंसेस हमने रेकरिंग रखे थे और वो 3 महीने तक के है। तो 3 महीने तक का मुझे हर एक का फर्स्ट डेट का हर एक मंथ का एज अ कैश फ्लो डेट सिस्टम कंसीडर करके हमें रेकरिंग वैल्यू देता है, क्योंकि मैंने एक्सपेंस के अंदर वैल्यू टाइप किया था 30,000 पर मंथ। सो 30,000 फॉर 3 मंथ्स सिस्टम हमें यहाँ पे जनरेट करके देता है। एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू, अब आप रेवेन्यू में आप अगर आपको याद होगा कि एक मैंने फिक्स रखा था और बाकी का जो एक था मैंने रेकरिंग रखा था, तो जो मैंने फिक्स रखा था उसका फिक्स डेट जो मैंने एंट्री के टाइम पे डिफाइन किया था 16 अक्टूबर, वो 16 अक्टूबर रहेगा। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स इट इज रिकरिंग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ मंथ, राइट। और वो मेरा यहाँ पे एज ए इनकम दिखाएगा 20,000 पर मंथ। एंड ऑफ कोर्स एक बजट एंट्रीज क्रिएट किए हुए हैं एडवर्टाइजिंग के सामने, जो अलग अलग 3 महीने में अलग अलग वैल्यूज के साथ। तो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इट इज 5,000 एंड देन फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स 10,000। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज इस तरह से जनरेट हुई। अब मैं आपको वापस से लेके चलता हूं। एक तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि फिक्स एसेट बजट एंड डिस्पोजल किस तरह से डिफाइन होता है। अगर मैं फिक्स एसेट्स कार्ड पे जाऊं, फाइन। सो आप यहाँ पे देखो मैंने 2 फिक्स एसेट क्रिएट किए हैं, एक का नाम है बजटेड, दूसरे का नाम है डिस्पोजल। सो बजटेड फिक्स एसेट जो है उसके अंदर आप फिक्स एसेट कार्ड पे देखोगे एक यहाँ पे हमारे पास बुलियन है बजटेड एसेट। ठीक है, तो जिस एसेट के लिए हमने बजटेड एसेट बुलियन को यस रखा है और इस एसेट के अगेंस्ट में हमने फॉर दिस पीरियड हमने एक एक्विजिशन एंट्री पोस्ट किया है, मतलब कि एफए जर्नल पोस्ट किया है। ठीक है, तो वो जो एफए जर्नल है विथ एक्विजिशन टाइप,
उसका जो वैल्यू रहेगा, जो एक्विजिशन टाइप का एंट्री रहेगा, उसका जो वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड एज फिक्स एसेट बजट। एंड अगर डिस्पोजल की बात करें तो डिस्पोजल के लिए हम अगर लाइंस पे जाएं तो लाइंस पे हमारे पास दो फील्ड्स होते हैं, प्रोजेक्टेड डिस्पोजल डेट एंड प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल, राइट। सो मैंने 31st ऑफ अक्टूबर का एक एंटिसिपेटेड डिस्पोजल दिखाया इस एसेट का, एंड दिस प्रोसीड्स वुड बी 20,000। सो ये हो गया 20,000 जो कि हमको सिस्टम ने दिखाया फोरकास्ट के अंदर एज ए डिस्पोजल, फिक्स एसेट डिस्पोजल। एंड जो हमारा एक्विजिशन कॉस्ट था जिसका कि मैंने एफए लेजर एंट्री क्रिएट किया है, ठीक है। सो डिस्पोजल इज 20,000 और मैंने 50,000 का एक एफए का जो है एक्विजिशन का किया हुआ है फॉर बजटेड फिक्स एसेट, राइट। अब ये जो डेट्स है मैं वापस से लेके जाता हूं आपको, जो एंट्रीज क्रिएट हुई है उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो ये जो सारे बुलियंस थे लेफ्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं अभी आपको आगे इस पे लेके जाता हूं, तो ये सारे बुलियंस और एक सिस्टम के अंदर अनदर फंक्शनलिटी टू कंसीडर फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट ये है कि जैसे हमारा नॉर्मल पेमेंट टर्म्स रहता है, सिमिलर वे में हम कस्टमर या तो वेंडर कार्ड के ऊपर एक सेपरेटली कैश फ्लो पेमेंट टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक कस्टमर पे, फॉर एग्जांपल जॉन हेडेक जो कस्टमर है उसके ऊपर हम अगर पेमेंट्स टैब में जाएंगे कस्टमर कार्ड के ऊपर, सो एक हमारे पास जो हमारा नॉर्मल पेमेंट टर्म्स है वो ये डिफाइंड है, और दूसरा एक सिस्टम में दिया है पर्टिकुलरली फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट दैट इज कैश फ्लो पेमेंट टर्म्स कोड, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस कि यहाँ पे मैंने कैश फ्लो पेमेंट टर्म्स के लिए रखा हुआ है 180 डेज, राइट। सिमिलरली वेंडर कार्ड पे हमको मिलेगा। अब इफ आई गो अगेन टू ये जो हमारी रिसीवेबल्स की एंट्री है, राइट। सो ये है हमारे कस्टमर जॉन हेडक इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस करो जो ड्यू डेट या तो कैश फ्लो डेट दिखाया है सिस्टम ने अभी के लिए दिखाया है जो उसका एक्चुअल ड्यू डेट था ट्रांजेक्शन का 30th ऑफ अप्रैल एंड 1st ऑफ मई, राइट। अभी मैं एक बार वापस से जाता हूं एंड यहाँ पे ये एक बुलियन है कंसीडर कैश फ्लो पेमेंट टर्म्स। अगर मैं इसको यस करता हूं, अगेन आई गो टू द कैश फ्लो वर्कशीट, अगर आपकी एंट्रीज क्रिएटेड है डोंट वरी, सिस्टम वापस से जब रिपोर्ट रन करोगे आप उसको रिफ्रेश करेगा। अभी अगर हम जॉन हेडक का एंट्रीज चेक करें, आप देखो उसका एंट्रीज जो है वो अप्रैल की जगह पे बढ़ के सॉरी ये जो एंट्रीज था हमने चेक किया था, ये दो एंट्रीज हमने चेक किए थे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ 30th अप्रैल ये हमने जो 180 डेज डिफाइन किया है तो पोस्टिंग डेट से 180 डेज ऐड करके 27th ऑफ सितंबर आता है, तो कैश फ्लो फोरकास्ट डेट हमारे लिए हो जाएगा 27th ऑफ सितंबर एंड 28th ऑफ सितंबर, राइट। सो ये हो गया इस बुलियन का यूटिलाइजेशन। अब तीन और बुलियंस है इसके ऊपर ही। फर्स्ट इज कंसीडर डिस्काउंट। कंसीडर डिस्काउंट अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो बेसिकली ये है कि हमारा जो पेमेंट टर्म्स है उसके अंदर अगर हमारा कस्टमर के साथ में कोई कैश डिस्काउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है और अगर कस्टमर लेजर एंट्रीज पे वो हो चुका है कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल, तो वो डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिसीवेबल का जो वैल्यू है
वो डिस्काउंटेड वैल्यू कंसिडर करना है या टोटल वैल्यू कंसिडर करना है। फॉर दैट पर्पस हमारे पास ये बुलियन हम या तो ऑन ऑफ रख सकते हैं या तो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तब सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो फील्ड है वो एडिटेबल करके देगा। अभी के लिए मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूं, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको मीनिंग क्या है, लेकिन सबसे पहले कंसीडर डिस्काउंट वाला हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर मैं वापस वर्कशीट में जाऊं जो कि हमने जनरेट किए हुए थे, receivables and I think it is ओके। सो ये है मेरा एक सेल्स का ट्रांजैक्शन, मेरा सेल्स इनवॉइस। ये कस्टमर है द कैनन ग्रुप। अब इसका वैल्यू है, आप अभी के लिए नोटिस करो, ये है 50,000। ठीक है, क्योंकि हमने जब ये जनरेट किया था तब बुलियन ऑन नहीं किया था। अब मैं वापस से इसको प्रोसेस करता हूं फॉर 2 नवंबर जो हमारा एंट्री जनरेटेड है, एंड एग्जीक्यूट। सो इसका जो नॉर्मल हमारा इस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो पेमेंट टर्म्स था उसके अंदर डिस्काउंट एप्लीकेबल था। सो डिस्काउंट वाज कमिंग अप टू 1000। तो पहले जो हमें डिस्काउंट दिखा रहा था फॉर दिस एंट्री वो वाज जो वैल्यू दिखा रहा था वाज विदाउट द डिस्काउंट, लेकिन अभी जो है वो हमारे पास डिस्काउंट के साथ में दिखा रहा है, दैट इज लेस 1000 अप, सो कम्स अप टू 49,000। ठीक है, और इसके लिए एक और एक जो बुलियन दिया हुआ है उसका भी मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कंसीडर पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस डेट, मतलब कि जब भी हमारा कस्टमर लेजर एंट्री जब भी क्रिएट होता है तो उसके साथ साथ में एक उसका पेमेंट डिस्काउंट किस डेट तक, मतलब एक जो होता है वो पेमेंट डिस्काउंट हो गया जो हमारा नॉर्मल पेमेंट टर्म्स के ऊपर से आता है, और दूसरा एक डेट सेट होता है जो कि होता है टॉलरेंस डेट। मैं आपको दिखा देता हूं कस्टमर लेजर एंट्री के ऊपर, द कैनन ग्रुप एंड कस्टमर एंड द लेजर एंट्रीज। या ओके, सो पेमेंट टॉलरेंस। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करिए ये हमारा ट्रांजैक्शन है 2 अक्टूबर, एंड आप अगर इसको पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस डेट देखोगे तो ये डिफाइन किया हुआ है 15 अक्टूबर, और अभी हमें सिस्टम ने जो डेट दिखाया वो दिखाया है 10 अक्टूबर, राइट। सो अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे एंट्रीज के ऊपर, रिसीवेबल्स, या तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने अगर कैश मतलब कि मेरा पेमेंट टर्म्स में अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो डिस्काउंट एप्लीकेबल के लिए जो भी डेज है उस बेसिस पे सिस्टम मुझे कैश फ्लो डेट डिफाइन करके देगा। सो एज पर द स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स इसका जो कस्टमर पे या तो इनवॉइस पे जो पेमेंट टर्म्स था वो था 1M 8D, 8D फॉर द डिस्काउंट। सो 2 अक्टूबर को ये जो है वो इनवॉइस क्रिएट हुआ है, 1 मंथ उसका स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स है विच कम्स अप टू 2 नवंबर, लेकिन डिस्काउंट की वजह से यहाँ पे डेट हो गया है 10 अक्टूबर, मतलब कि 8 दिन के अंदर उसका पेमेंट आएगा तब वो कंसीडर होगा। अब मैं इस बुलियन को ऑन करके वापस से इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता हूँ। प्रोसेस एंड
नोटिस करिए 15th ऑफ अक्टूबर हो गया, क्योंकि कस्टमर लेजर एंट्री पे हमने टॉलरेंस डेट जो है वो 15th ऑफ अक्टूबर सेट किया था। सो कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए वो डेट हो गया 15th ऑफ अक्टूबर, राइट। सिमिलरली एक जो हमारा उसके ऊपर का जो एग्जांपल है ये वाला 8th ऑफ अक्टूबर वाला, जो कि हमारा कस्टमर है सेलेंगोरियन लिमिटेड, राइट। अभी इसका जो अमाउंट है दैट इज 1100, जो कि हमारा रिसीवेबल्स है, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट बुलियन जो है कंसीडर पेमेंट टॉलरेंस अमाउंट। अब ये जो है पेमेंट टॉलरेंस अमाउंट, ये किस केस में आता है? आपको नॉर्मली पता होगा कि जब भी हमें कस्टमर के पास से पेमेंट रिसीव होता है और उसके ऊपर हमें अगर टॉलरेंस लिमिट सेट करना है, मतलब कि अगर 1% वैल्यू प्लस माइनस होता है तो दैट इज अलाउड, और उसके साथ साथ में एक हमारे पास उसका मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन करने के लिए एक सेटअप रहता है, दैट इज ऑन जनरल लेजर सेटअप। आप अगर एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे पेमेंट टॉलरेंस जो है, ये पेमेंट टॉलरेंस में 1% डिफाइन किया हुआ है और मैक्सिमम पेमेंट टॉलरेंस अमाउंट है 10 रुपीज। अगर हम इंडियन लोकलाइजेशन की बात करें तो रुपीज, राइट। अभी अगर मैं जाऊं यहाँ पे वापस एंड मैं ये पेमेंट टॉलरेंस को भी यस कर देता हूं, एंड इफ वी गो एंड जनरेट द वर्कशीट, वी प्रोसेस इट एंड एग्जीक्यूट। सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये था हमारा इनवॉइस। आप देखो पहले 1100 वैल्यू था, 1100 का 1% दैट इज 11 रुपीज, बट हमने मैक्सिमम टॉलरेंस भी 10 रुपीज सेट किया हुआ है, तो सिस्टम ने 10 रुपीज लेस करके ये वैल्यू यहाँ पे 1090 करके हमें प्रोजेक्टेड रिसिट इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। सो ये जो है ये सारा ही इसका एप्लीकेशन है, मतलब जो हमें कैश फ्लो फोरकास्ट पेज पे जितने भी हमारे पास बुलियन है, एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट हम इसको ऑन या तो ऑफ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया। तो एक तो ये हो गया, तो मैं अभी के लिए इसको सभी को मैं ऑफ रखता हूं। एंड द नेक्स्ट बुलियन की शो इन चार्ट ऑन रोल सेंटर। अभी आप देखोगे, मैं अगर रोल सेंटर पेज पे जाऊं, सो रोल सेंटर पेज पे ना हमें ये कैश फ्लो फोरकास्ट करके एक चार्ट मिलता है, ठीक है। सो सिस्टम वहां पे जो है वो हमारे पास से इनपुट ये ले रहा है कि कौन सा एक फोरकास्ट जो कि हमें एज ए चार्ट ऑन रोल सेंटर पेज दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है चार्ट ये कितनी फ्रीक्वेंसी में अपडेट होता है, ये सारा ही ऑप्शंस हमें किस तरह से वो डेटा दिखाना है, मंथली दिखाना है, डेली दिखाना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे एक लेजेंड्स है, और हर एक लेजेंड्स के अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो स्पेसिफिक डेटा हमें मिलेगा, एंड उसको अगर हम फर्दर ड्रिल डाउन करें तो हमें कैश फ्लो लेजर एंट्रीज के अंदर सिस्टम ले जाएगा, बट दिस इज अ डिफरेंट कैश फ्लो, ये अलग एंट्री क्रिएटेड है, राइट। सो अगेन मैं जाता हूं वापस से कैश फ्लो फोरकास्ट के ऊपर, एंड मैं फटाफट से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिस्टम एक वार्निंग देगा कि डू यू वांट द करंट कैश फ्लो फोरकास्ट कार्ड एज द डिफॉल्ट फॉर द चार्ट। मैं यस कर सकता हूँ इसको, एंड आई नीड टू गो टू द कैश फ्लो फोरकास्ट। और ये जो सारी एंट्रीज अब आप नोटिस करो, ये सारी एंट्रीज वर्कशीट से हमें मिल गई है। अब आप प्रोसेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक और एक्शन मिलता है, दैट इज रजिस्टर, मतलब कि एक तो वर्कशीट लाइन हो गया, और अगर मैं इसको रजिस्टर करता हूं दैट मीन्स कि सिस्टम जो है वो सारे वर्कशीट लाइन के करस्पॉन्डिंग हमें कैश फ्लो लेजर एंट्रीज जनरेट करके देगा, राइट। सो अगर मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ये जो फैक्ट बॉक्स है, ये फैक्ट बॉक्स के अंदर
जैसे ही मैंने रजिस्टर किया तो ये सारी एंट्रीज जनरेट हो गई। अगर मैं किसी भी एक टाइप के ऊपर ड्रिल डाउन करूंगा अभी, तो मुझे सिस्टम दिखाएगा कि यही दो एंट्रीज जो थी, आप अगर ने ध्यान दिया होगा कि ये दो एंट्रीज हमें एज ए लिक्विड फंड दिखाई दी थी इतने वैल्यू से। सिमिलरली जितना भी रिसीवेबल्स है, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर्स है, ठीक है, ये सारे ही एंट्रीज इस तरह से जनरेट हो जाएंगे। एंड द लिक्विड फंड्स एज एट, ये जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें हमने जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होके उस पीरियड तक के, ये सारे ही वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया एक कैश फ्लो फोरकास्ट कार्ड पे इसका हम बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। दूसरा हमारे पास सेट ऑफ रिपोर्ट्स है, मैं आपको एक एक करके फटाफट दिखा देता हूं। एक है कैश फ्लो डेट लिस्ट। अब कैश फ्लो डेट लिस्ट मीनिंग कि एक नॉर्मल रिपोर्ट जो कि फ्रॉम डेट, अब बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो है वो वर्क डेट से डिफाइन फ्रॉम डेट डिसाइड करके देगा, चेंज करके हम इसको सेट कर सकते हैं जनरेशन के लिए। नंबर ऑफ इंटरवल्स मतलब कि मान लो आपको मंथली चाहिए और कितने महीने तक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स, मैंने अभी के लिए फोरकास्ट क्रिएट किया है 3 मंथ्स के लिए, तो मैं यहाँ पे पीरियड 3 मंथ सिलेक्ट करूंगा और उसका इंटरवल मैं 1 मंथ रख सकता हूँ, या तो मुझे वीकली चाहिए तो मैं 1 वीक रख सकता हूँ, डेली चाहिए तो 1 डे कर सकता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम का फंक्शनलिटी है, राइट। एंड कैश फ्लो फोरकास्ट का एक फिल्टर हो जाएगा। और अगर मैं प्रीव्यू करूंगा इसको, आप अगर नोटिस करें जितना भी एंट्रीज एक्चुअली क्रिएट हुए हैं थ्रू कैश फ्लो फोरकास्ट, ये सारे एंट्रीज आपको मिलेंगे। हर एक सोर्स टाइप के अगेंस्ट में उसका जितना एप्लीकेबल वैल्यूज था वो सारे वैल्यूज के साथ में जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द रिपोर्ट्स अवेलेबल इन बेस, एज अ बेस फंक्शनलिटी हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। दूसरा जो रिपोर्ट है, अगर हम रिलेटेड में जाए एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमने अभी फैक्ट बॉक्स में देखा, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी मिलेगा कि जितना भी हमने एंट्रीज जनरेट हुआ है वो सारे ही एंट्रीज का डेटा मिलेगा। थर्डली कैश फ्लो अवेलेबिलिटी बाय पीरियड। अब ये जो है हो सकता है कि जो भी फाइनेंस मैनेजर या तो जो सीएफओ है वो सीधा ये पेज रन करेगा या रिपोर्ट रन करेगा, उनको सीधा ही ये डिटेल्स मिल जाएगा। और डायनामिक रिपोर्ट है, जितने भी आप इसके अंदर से वैल्यूज चेंज करते जाएंगे उतना आपको डेटा रिफ्रेश होके मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक ऑप्शन है राउंडिंग फैक्टर, मतलब कि जितने भी वैल्यूज है उतने वैल्यूज को अगर हमें एक्चुअल नंबर्स चाहिए तो हम नन रख सकते हैं। वन मतलब कि जो भी वैल्यूज है उसका राउंडिंग जो है वो फुल वैल्यू में करके सिस्टम हमको वैल्यूज दिखाएगा। देन 1000 मतलब कि जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज 1000 के फैक्टर से होके हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड नेट चेंज या तो बैलेंस एट डेट, मतलब कि ये जो पीरियड है जो हमारा कैश फ्लो फोरकास्ट के अंदर हमने दिया है उसका जीएल अकाउंट्स जो भी है हमारे, उसका अगर हमको नेट चेंज चाहिए तो नेट चेंज देख सकते हैं, बैलेंस एट डेट देखना है तो वो भी देख सकते हैं, राइट। सो और व्यू बाय, मतलब अगर ये अभी आप नोटिस करो कि ये मुझे डेली का दिखा रहा है क्योंकि व्यू बाय डे किया हुआ है। अगर मैं इसको मंथ कंसीडर करके चलूंगा तो जितने भी है इस पीरियड के लिए सारे मंथ्स के सामने वैल्यूज मिलती रहेगी। और आप नोटिस करो यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल जुलाई के सॉरी अक्टूबर के अंदर रिसीवेबल्स जो है वो 1000 के फैक्टर के अंदर हमें मिल रहे हैं, राइट। सो एक ये पोर्शन हो गया जो कि कैश फ्लो अवेलेबिलिटी बाय पीरियड हमें मिल रहा है। एंड जो मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था उस चार्ट पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ on the role center page। and
या तो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो ज्यादातर इसका कंपनी के लिए डेफिसिट दिखा रहा है, राइट। सो इसमें भी ये जो मैंने पहले ऑप्शंस जो एक्सप्लेन किए थे कि भाई आपको किस तरह से कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। सपोज मैं इसको अगर सेट करूं तो मुझे वो क्वार्टरली जो भी डेटा है वो डिस्प्ले करता रहेगा, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं सिर्फ रिसीवेबल को सिलेक्ट करके जाता हूं तो सारे रिसीवेबल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते जाएंगे। सो फॉर फाइनेंस मैनेजर या तो सीएफओ है, उनके लिए ये एक बेस्ट है कि भाई दिन की शुरुआत में या डे एंड पे वो सिर्फ देख ले कि हाँ भाई ये इसका पोजीशन क्या है अभी के लिए, कंपनी का जो लिक्विड पोजीशन है वो किस तरह से चल रहा है, राइट। एंड ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम का जो स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है फॉर जनरेटिंग द अकाउंट शेड्यूल्स, जो कि हम नॉर्मल फाइनेंशियल डेटा के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट शेड्यूल्स के अंदर भी जाओ तो वहां पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है टू डिफाइन योर डिजायर्ड रिपोर्ट। तो अगर मैं अकाउंट शेड्यूल्स में जाऊं एंड मैं अभी रैंडमली किसी भी एक को ले लेता हूं, जैसे ये हो गया, और द डिस्प्ले पर्पस मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो कैश फ्लो एंट्री अकाउंट्स एंड कैश फ्लो टोटल अकाउंट्स करके हमारे पास टोटलिंग टाइप मिलता है, ठीक है। तो इसको आप ले करके आपको कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट करवाना है। सो दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी इन द सिस्टम, तो एक इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट मी सी इफ आई मिस्ड समथिंग फॉर नाउ। नहीं, ओके। सो गाइस, this is from me for today. So if anyone has any questions, please feel free to ask. Thank you so much. Thank you, Dhaval. Yes, now if you have any questions, Shivang has a question, I believe. Yeah, Shivang, go ahead. Yes, Hey, Shivang. Dhaval. Thanks. Yeah, hi. It was nice. Yeah. I had this question. Sorry, मेरे क्लाइंट से ये क्वेश्चन हुआ है कि एक बार हाँ. आपने जनरेट कर दी ना वो वर्कशीट से एंट्रीज और फिर रजिस्टर कर दी, राइट? उसके बाद रिफ्रेश कैसे होता है? फॉर एग्जांपल कुछ चेंज हुआ, कोई इनवॉइस का ड्यू डेट चेंज हुआ या एनी चेंजेस, राइट? तो एक बार रजिस्टर हो गई एंट्रीज, सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं कि अपनी लेजर एंट्रीज है, राइट? राइट। कैश फ्लो फोरकास्ट की डेट कैसे चेंज कर सकते हैं? पूरा नया फोरकास्ट जनरेट करना पड़ेगा या इसकी एंट्रीज डिलीट करके रीजनरेट कर सकते हैं? वो रिफ्रेशिंग का क्या प्रोसेस है? रिफ्रेशिंग के लिए मैं वापस चले जाता हूँ। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली अपने चेक कर लेता है। प्रोसेस एंड ये वन टाइम जनरेट हो चुका है, राइट? अभी जैसे आपने बताया कर दिया ना। करेक्ट। सारे एंट्रीज वापस आ गए एंड तो हर बार जब रजिस्टर करेंगे नया एंट्रीज, वो पुराना एंट्रीज क्लियर होता है क्या? अब आप देखो लिक्विड फंड्स के अंदर मैं आपको सीधा एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज है ना, हाँ, उसी को ओवरराइट कर दिया। हो जाती है। ओके। यस। तो बेसिकली रीजनरेट ही करना है, ऐसा कुछ मैन्युअल डिलीशन करने की जरूरत नहीं है। या ऑब्वियसली। और अगर ऐसा है कि देखो अभी एक थोड़ा सा लॉजिकल भी बनता है कि एक बार उसको हमने रजिस्टर कर लिया, मतलब सॉर्ट ऑफ हमने एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया है मान लो, तो अभी या तो हम उसका रिवर्सिंग एंट्री क्रिएट करेंगे या तो फिर अगर नया ट्रांजैक्शन है तो हम नया फोरकास्ट बना लेंगे। ओके। नहीं, बहुत बार ये ड्यू डेट चेंज होती है ना, जैसे ओपन एपी इनवॉइसेस या यार, इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं। तो हाँ करेक्ट। तो वो जो बुलियन था जो मैंने आपको दिखाया उसके अंदर मान लो कि आपको किसी रीजन से उसको चेंज करना पड़ा,
उसको आप चेंज करो, रीजनरेट करो एंड रिफ्रेश। कौन सा बुलियन, सॉरी धवल? ये एक तो मान लो कि टॉलरेंस के लिए जो डेट है उसको हमने यस किया, जो मैंने 10th और 15th का दिखाया था। तो सिमिलरली आप अगर ड्यू डेट भी चेंज करते हो, हाँ बिल्कुल, ओके, रीजनरेट करो, रिफ्रेश करो। ओके ग्रेट। और टाइम और एक क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बजट इंक्लूड करते हैं, हाँ, आप जब बता रहे थे हम प्रोडक्शन फोरकास्ट में इंक्लूड करते, तो सेम पीरियड में अगर मेरा बजट भी है सेम जीएल अकाउंट का और उसी जीएल अकाउंट का मूवमेंट भी है, तो क्या कैश फ्लो में डबल होगा या सिस्टम को पता है? आपको पता है ये इशू कभी कभी फोरकास्ट में भी आता है, बट फोरकास्ट और सेल्स होता है तो सिस्टम पहले सेल्स कंसिडर करता है और डबल अप नहीं करता है जब आप एमआरपी में ये करते हो। आप समझे मेरा पॉइंट? हाँ, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि उस जीएल के अगेंस्ट में आपके कुछ ट्रांजैक्शन, हाँ अक्टूबर का रन कर रहे हैं कैश फ्लो, तो मेरा पोस्टेड जीएल एंट्रीज भी है ऑलरेडी अक्टूबर का, और उसी जीएल अकाउंट्स का बजट एंट्रीज भी है सेम पीरियड में। करेक्ट। क्या सिस्टम डबल अप करेगा? बजट जो है वो बजट के सामने दिखाएगा, और जो हमारा जो एक्चुअल एंट्रीज बना हुआ है ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास आई थिंक डबल अप करेगा, इसलिए उसमें वो हाँ जीएल बजट फॉर्म 2 का डेट दिया हुआ है ना। करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने बजट रखा है और इंटीग्रेशन मैंने बजट रखा था फॉर एग्जांपल, राइट। अभी मैं इसको बोथ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने ये, आप नोटिस करो, मैंने यहाँ पे ये दोनों रखे हैं। अभी मेरे पास सेम जीएल के लिए बजट और ये दोनों नहीं है, लेकिन दूसरा एक जो जीएल है जो कि कंसीडर हो रहा है, एंड अगेंस्ट दैट हमारे एक्चुअल जीएल एंट्रीज क्रिएटेड है। ओके, सो इफ वी गो टू द फोरकास्ट एंड process and worksheet. राइट। सो ये जो 8430 है उसका सोर्स टाइप मुझे यहाँ पे लिक्विड फंड्स दिखाएगा, लेकिन जो मेरा मैंने उसको जो क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है मैंने बजटेड के अंदर फॉर कंसिडरेशन पर्पस। तो अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्चुअल एंट्रीज पड़े हैं और वहां पे मैंने सिलेक्ट किया बोथ, मतलब बजट एंड एक्चुअल एज वेल, तो वो एक्चुअल जो है वो एज ए लिक्विड ही दिखाएगा हमको। ओके। और मतलब बजट जो थे मेरे बाकी के, हाँ बिल्कुल 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 दोनों ही आए, और ऑब्वियसली आना चाहिए क्योंकि हमने बोथ रखा है। दैट मीन्स हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि भाई तुम दोनों ही चीज कंसिडर करो। नहीं, पर आई थिंक तो इसलिए वो आप बैक कैश फ्लो पे कार्ड पे जाओगे, अगर हमारा ऑलरेडी जीएल एंट्रीज है तो वी शुड इंक्लूड, बजट शुड बी ओनली फॉर फ्यूचर पीरियड्स ना। करेक्ट। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो बजट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमको अगर उसको एज ए लिक्विड एसेट या तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, तो हम उस जीएल को वहीं पे कंसिडर करें एंड दैट उसका टाइप जो है वो बैलेंस रखे। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच। बाय द वे, गुड क्वेश्चन। Okay, any more questions? We have already taken more time, so sorry for that. Yeah, I'm sorry for that because and it was due to that hiccup of connectivity. Yeah. Akash has a question. Yes, Akash. Yeah. Hi, thank you for the session. Actually, मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जो हम कैश फ्लो अकाउंट में जाते हैं, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, जीएल इंटीग्रेशन एंड फिल्ट्रेशन, वो हमें कब यूज करना है? एक तो हमने कैश फ्लो टाइप यूज कर दिया, ठीक है। आपने जब बनाया तो उसमें आपने कहीं लिक्विडिटी के लिए आपने इंटीग्रेशन और मतलब फिल्ट्रेशन का यूज किया और जीएल इंटीग्रेशन फील्ड यूज की, लेकिन बाकी के लिए नहीं की, तो वो हमें कब यूज करनी है? हाँ, तो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जहां पे भी हम एक्चुअल जीएल एंट्रीज को कंसीडर करना चाहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फंड्स, तो लिक्विड फंड्स ऑलवेज हमारा कैश या तो बैंक या तो जो भी हमारा रिस्पेक्टिव जीएल है उसका हमें एक्चुअल बैलेंस दिखाना है, राइट? सो वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज द एक्चुअल जीएल एंट्रीज फॉर द फोरकास्ट पर्पस, वहां पे हम जीएल इंटीग्रेशन करेंगे एंड उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स जो है वो हम टैग करेंगे। ओके ओके। सो जैसे जीएल बजट हो गया, अब जीएल बजट है, ऑब्वियसली हमें बजट सिलेक्ट करना है, लेकिन कौन से जीएल हम सिलेक्ट करेंगे? सो दोस जीएल्स वी नीड टू टैग ओवर हियर एंड उसका इंटीग्रेशन टाइप क्या है। तो अभी जैसे शिवांग के साथ जो बात हो रहा था वो यही है कि नॉर्मली लिक्विड फंड्स के सामने हमें जितने भी एक्चुअल एंट्रीज चाहिए वो दिखाने चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में, एंड फॉर बजट पर्पस वी नीड टू शो द बजट। तो बेसिकली दिस कैन बी यूज्ड कि जब हमें जीएल एंट्रीज लेके आनी है अपने फोरकास्ट में, एक्चुअल जीएल एंट्री, दैट टाइम इन करेक्ट करेक्ट, जब भी हमें जीएल बैलेंस या तो हाँ बोल सकते हैं। या थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो हेलो, यस Hello. पवन, राइट? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था। गुड इवनिंग सर, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड जो आपने बजट बताया, एक एक्विजिशन का, एक डिस्पोजल का, उसको थोड़ा दोबारा से बताएंगे सर? ठीक है, देखो सिस्टम के अंदर मैं एफए के ऊपर वापस जाता हूँ। फिक्स एसेट्स, सॉरी। अब पवन, आपको सिर्फ वो पार्ट मिस हुआ है या फिर उसमें आपको कुछ क्वेरीज थे, या फिर सिर्फ वो पार्ट वापस से मतलब रिकैप करना है आपको? दोबारा समझना है सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन शो इट, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हम ये सेशन ओवर होने के बाद यूट्यूब पे भी डाल ही देते हैं, तो एट एनी टाइम यू कैन विजिट आल्सो। करेक्ट करेक्ट, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ हाँ, श्योर। एक्चुअली क्या है कि बजटेड एंड डिस्पोजल का फिक्स एसेट कार्ड जो है हमारा मेन, उसके ऊपर एक सेटअप है काइंड ऑफ। एक तो है बजटेड फिक्स एसेट, ठीक है? सो जो भी कंपनी के लिए मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया जब इंट्रोडक्शन दिया इस चीज का, कि कंपनी के लिए जो भी एंटिसिपेटेड परचेज है फॉर फिक्स एसेट, जो कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में होने वाले हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए कंपनी जो है वो बजटेड फिक्स एसेट क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली बजटेड फिक्स एसेट बुलियन यस है, ड्यू टू दैट नॉर्मल ट्रांजैक्शन के वो अंदर वो आपको अवेलेबल नहीं आएगा, ठीक है? सो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग फॉर कैश फ्लो, कंपनीज क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट क्रिएट कर सकते हैं विथ बजटेड फिक्स एसेट बुलियन ट्रू, और उसके अगेंस्ट में जो भी एक्विजिशन कॉस्ट के एंट्रीज क्रिएट होंगे थ्रू एफए जर्नल, ठीक है? उसका एफए जीएल जर्नल नहीं हो सकता, एक्चुअल परचेज नहीं हो सकता, बट सिस्टम क्या करेगा कि उसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो एक्विजिशन कॉस्ट को एज ए फ्यूचर एक्सपेंस को एज अ फोरकास्ट से दिखा देगा, ठीक है? तो ये एक पार्ट हो गया बजटेड, और दूसरा पार्ट है कि डिस्पोजल। सो डिस्पोजल ये है कि एंटिसिपेटेड डिस्पोजल या तो सेलिंग ऑफ एसेट। तो एक एसेट का मान लो कि जहां पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई 31 अक्टूबर को उसका प्रोजेक्टेड डिस्पोजल है, ठीक है? सो ये डेट और वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फोरकास्टेड रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो ये दो चीजें हैं जो कि सर, तो एक्विजिशन में जो हम वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, जो एक्विजिशन वाला जो एफए जनरल हम पोस्ट कर रहे हैं सिस्टम में, वो क्या CWIP वाला होगा, या जो नॉर्मल आप कह रहे हैं कि परचेज वाली एंट्री नहीं आएगी, राइट? तो वो CWIP वाली कंसीडर करेंगे क्या? CWIP मतलब नहीं, देखो बजटेड अगर फिक्स एसेट आपको लेना है तो बजटेड फिक्स एसेट टाइप का आपको या तो एफए लेजर एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर एसेट के ऊपर ही आपको बजटेड एसेट वाला जो बुलियन है उसको यस करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों का एफए लेजर एंट्री जब बनेगी तो उसमें कोई इम्पैक्ट
तो नहीं जाएगा, या FA लेजर एंट्री बनेगी उसमें बजटेड के साथ जाएगा वो वैल्यू? देखो बजटेड के लिए क्या होता है कि बजटेड आपके लिए एंटीसिपेटेड परचेज है फ्यूचर का, तो उसका ऑब्वियसली एक एक्विजिशन टाइप का एंट्री होना चाहिए, राइट? राइट। सो आप जो FA लेजर एंट्री क्रिएट करोगे, वो FA लेजर एंट्री दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि आप यहाँ पे जो एसेट आपने क्रिएट किया है वो फिक्स एसेट के ऊपर ही आप बुलियन को यस कर दो, ठीक है, इस बुलियन को। या तो फिर आप एसेट नॉर्मल किया हुआ है, लेकिन आप जब एक्विजिशन टाइप का एंट्री जब कर रहे हो उस एसेट के अगेंस्ट में, तो FA लेजर एंट्री के ऊपर ही आपको एक टाइप मिलेगा कि भाई आप ये जो एक्विजिशन कॉस्ट का एंट्री कर रहे हो दैट इज बजटेड। ओके। तो दोनों में से किसी, हाँ, आप दोनों ही नहीं कर पाओगे। आप एक बार चेक कर लेना अपने एंड पे, FA लेजर एंट्री के अंदर एक फील्ड है जिसके अंदर एक्विजिशन कॉस्ट भी है, और साथ में आप उसका टाइप जो है वो बजटेड रख के आप उसका एंट्री क्रिएट करने का ट्राई करना। सिस्टम आपको वैलिडेशन देगा दैट या तो आप बुलियन को यस करो फिक्स एसेट कार्ड पे, या तो फिर यहाँ पे आप इसको हटा दो बजटेड वाला टाइप। ओके सर, ठीक है। और सिमिलरली डिस्पोजल जो है वो लाइन के ऊपर से जनरेट होता है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू पवन। या थैंक यू। Okay, any more questions? I don't believe so. Okay, yeah. Yeah, I mean, whoever wants to be a permanent attendee, they can definitely mail to us, and of course, when we have the link for the next session, वहाँ पे एक boolean भी है to mark as a permanent attendee, and we will make sure to mark you as a permanent attendee. Okay. Thanks a lot, everyone, for joining. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you.